आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स की थर्ड क्लास। हमारा चैप्टर आज चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का क्या हो जाएगा, जितने भी आर्टिकल थे वो क्लोज हो जाएंगे, सब आर्टिकल हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन बच्चे क्लास को देखते हैं उनके लिए बता दूं कि हमारी क्लास पर डे 5:15 पर आएगी यूट्यूब पर। तो अब स्टार्ट करें। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th से लेकर नीट तक, जेई तक, सभी में क्या होता है, इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है, हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करें, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी कोशिश रहती है कि जहां पे टॉपिक में बेसिक यूज होने वाले हम पहले उनको क्लियर कर ले, वरना टॉपिक में दिक्कत आएगी। अब क्या होगा, ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। अब क्या होगा, यहां पे थोड़े हम बेसिक चीजों को समझेंगे पहले, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 12th में आता ही आता है, इस साल आएगा ही। अब यहां पे देखो क्या है, हम समझने वाले हैं सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर को। अब आपको नॉर्मली ये तो पता होगा कि हमारे पास टू टाइप्स की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जो हम करने वाले हैं आर्टिकल्स को, उसमें हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो क्या होता है, हमारे पास कितने टाइप की क्वांटिटी होती है, टू टाइप की क्वांटिटी होती है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशियां। आपको पता है, नॉर्मली आपको पता है इतना तो, कि सदिश राशियों में डायरेक्शन नहीं बताना होता, केवल क्या होता है, उसकी क्वांटिटी बतानी होती है। जैसे मान लो 5 kg 5 किलोग्राम, तो हमने बता दिया कि वजन कितना है, 5 किलोग्राम। अब हमें यह नहीं बताना पड़ेगा कि वो 5 किलोग्राम वजन किस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गई हमारी अदिश राशि। दूसरा आता है सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब होता है कि हमें क्वांटिटी के साथ, अमाउंट के साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। क्या होगा, डायरेक्शन भी बतानी होगी। हमें यह भी बताना पड़ेगा, अगर हम बोले 5 न्यूटन का बल लगाए तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन का बल लगा किस डायरेक्शन में। दोनों बात क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको, अदिश को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदिश को कैसे लिखते हैं हम, अदिश को तो सिंपल सी लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो कि वेट है। वेट कितना है हमारे पास, कि हमारे पास वेट है 5 kg। समझना ध्यान से, 5 kg है। तो हमें क्या करना होता है, 5 kg लिखना होता है और कुछ भी यहां पे लगाना नहीं होता। लेकिन क्या होता है, सदिश जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसे पॉइंट को ध्यान से समझना। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी के साथ उसकी डायरेक्शन भी लगानी होती है। अब देखो क्या होगा, हमने लिखा यहाँ पे F, क्या लिखा हमने, F, हमने लिखा 5 न्यूटन। तो ये क्या हुआ, केवल उसका अमाउंट है। 5 क्या है, उसका अमाउंट है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो कितना है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में लगा है। तो ये क्या है इसकी, जिस तरह से हम अदिश को शो कर रहे थे सिंपल में, अमाउंट में, बिना डायरेक्शन के, इसी तरह से अभी हम वेक्टर क्वांटिटी को भी शो करें सिंपल में, विथआउट डायरेक्शन के। तो ये क्या हो गया, विथआउट डायरेक्शन हो गया। अगर हम फोर्स को डायरेक्शन से दिखाएं तो देखो लिखा है साथ साथ वेक्टर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। अगर हम लिखें F वेक्टर, तो क्या था, पहले हम सिंपल में दिखा रहे थे, किस में दिखा रहे थे, सिंपल में दिखा रहे थे, केवल इसका सिंपल अमाउंट दिखा रहे थे कि इसका अमाउंट कितना है, 5 न्यूटन का। अगर वेक्टर लगाए तो इसका मीन्स ये होगा, अब हमें अमाउंट के साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। अब डायरेक्शन बताएंगे तो हमने लिखा 5i, क्या लिखा, 5i कैप। इसका मीन्स क्या हो गया, कैप में ये नहीं बनता, कैप में ये बनता, ठीक है, ये बना दिया मैंने, कोई नहीं। यहां पे क्या होता है, बस कैप लगा देते हैं, आई कैप। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ, देखो वेक्टर को जो लिखा है वो इसमें अमाउंट भी है और डायरेक्शन भी है। आई का मीन्स होता है एक्स एक्सिस, आई का मीन्स क्या होता है, एक्स एक्सिस। अब इसका मीन्स क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो एफ है उसका अमाउंट 5 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है। क्लियर है पॉइंट। सिंपल में कैसे लिखते हैं हम,
और फिर वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर में कैसे लिखते हैं, बात समझ आ गई। क्या होता है, यहां पे लिखा होता है उसका अमाउंट, यहां पे क्या लिखते हैं हम उसका अमाउंट, और यहां पे जो डायरेक्शन उसकी शो करता है उसको लिखते हैं डायरेक्शन के सिंबल को। क्लियर है। और हम क्या है, जैसे आप सोचो कि सदिश राशि को क्या हमेशा वेक्टर में लिखा जाता है, नहीं ना, हम ऐसे भी तो लिख देते हैं 5 न्यूटन लिखते हैं ना। तो कभी हम सिंपल में भी लिखते हैं, कभी हम डायरेक्शन के साथ भी लिखते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पे हमने ओनली इसे सिंपल में लिखा है, यहाँ पे इसे डायरेक्शन के साथ लिखा है। समझ आ गया। तो यहां से ओवरऑल हमारे माइंड में एक इसका कैलकुलेशन निकला कि अगर हमें किसी को वेक्टर में दिखाना है तो अमाउंट के साथ उसकी डायरेक्शन का सिंबल लगाना होगा। इसे बताने के लिए मैंने ये समझाया है। बात समझ आ गई कि अगर किसी को हमें किस में दिखाना है, वेक्टर में दिखाना है, वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है, तो पहले उसका अमाउंट आएगा, फिर उसकी डायरेक्शन बताने वाला उसके जस्ट बराबर में सिंबल आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहले तो अमाउंट बता दिया, उसके जस्ट बराबर में इसकी डायरेक्शन बताने वाला सिंबल आएगा। ये समझाने की कोशिश मैंने आपको यहाँ पे की है। अब आते हैं हम क्षेत्रफल वेक्टर पे, एरिया वेक्टर पे। अब आपको पता है क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर मींस ए क्या हो गया, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा ना। अब देखो यहाँ पे हम किसे दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, एरिया तो ये हो गया, वेक्टर का मींस वेक्टर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए वेक्टर की। अब आपको पता है ए वेक्टर की अगर आप बात करोगे तो पहले तो अमाउंट लिखना पड़ेगा। देखो जैसे हम किसकी बात करेंगे, ए वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ए वेक्टर की। तो यहां पे तो आएगा अमाउंट और यहां पे आएगा डायरेक्शन दिखाने वाला सिंबल। अब तो क्लियर हो गया ना। अब यहां पे देखो क्या है, जैसे माना हमारे पास ये डायग्राम में दिख रहे हैं ना, थोड़े ब्लैंक से हो गई है, कोई नहीं, मैं बना रही हूं। यहां पे देखो, यहां पे ए, इसका क्या है, अमाउंट कितना है इसका, ए, अमाउंट कितना है इसका, ए, और ये है हमारा ए वेक्टर। ये क्या है हमारा ए वेक्टर, और इसको, इसकी डायरेक्शन को शो करता है एन कैप। क्लियर है। ए क्या है इसका अमाउंट, जैसे यहाँ पे एफ का अमाउंट 5 था, तो ए क्या है इसका अमाउंट, एन कैप क्या है इसकी डायरेक्शन को दिखाता है कि एरिया की जो डायरेक्शन है किस साइड में है, और हमारा आपको पता है वेक्टर तो दिखाता है क्या, इसके डायरेक्शन के साथ इसका अमाउंट। तो हम किसके कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं भाई ए वेक्टर, तो यहां पे तो आ जाएगा उसका अमाउंट। अब अमाउंट किसका है आपको पता है ना, किसी भी मान लो कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, किसी को भी कैसे दिखाते हैं हम, एक तो अमाउंट में दिखाते हैं और एक सिंबल में दिखाते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 5 न्यूटन का बल है, तो हम 5 बोल देंगे 5 न्यूटन का है। और अगर हमें नहीं पता कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हम क्या बोल देंगे कि एफ न्यूटन का बल है। तो हम अमाउंट क्या है इसका, ए, तो यहाँ पे किसे दिखाएंगे, ए, क्या दिखा दिया, ए, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन शो करने वाला सिंबल। कोई वो ए कैप नहीं, वो ए बनाने की आदत होती है ना, बार बार बन जाता है, कोई नहीं। यहाँ पे क्या है, एन कैप। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ आ गया, ये मैंने बताने की आपको कोशिश की है। आगे देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है कोण, एंगल। एंगल क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ए का भी यूज होगा कंटिन्यू, यहाँ पे एंगल का यूज भी कंटिन्यू होने वाला है, और यहाँ पे घन कोण सॉलिड एंगल का यूज भी कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों का यूज होने वाला है, तीनों का यूज कंटिन्यू होने वाला है। जितने भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल करेंगे, इन तीनों का यूज होगा। अब यही नहीं बताऊंगे आपको तो आर्टिकल आप कैसे करोगे, इसीलिए क्या होगा, पहले हम इन तीनों को क्या समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब समझ आ गया। अब देखो क्या है, आगे आते हैं हम एंगल पे। चले एंगल पे, ये तो समझ आ गया ना। अब आते हैं हम एंगल पे। अब देखो एंगल क्या होता है। एंगल को अगर हम देखें, माना हमने एक, हमारे पास ये इस तरह से लेंथ है, लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है हमारे पास, और इसको हमने एक लेंथ हमने इस तरह से यहां पे बना दी। हमने क्या किया, यहां पे ये आर्म्स है, आर्म्स का मींस इसकी दो भुजाएं बन गई ना, आर्म्स बन गई। तो यहां पे ये क्या बना रहे हैं, देखो एक एंगल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एंगल। और यहां पे क्या करते हैं हम, कोई लेंथ बना दी जिसको कहते हैं चाप। जैसे छोटे से एग्जांपल से समझो, इसको मान लिया हमने ओ पॉइंट। आप जब सर्कल बनाते हो, सर्किल बनाते हो, तो क्या करते हो, चाप में इस तरह से भरते हो ना, और उसको ऐसे करके लगा देते हो। तो ऐसे हमने किया है, हमने क्या किया, पेन फांसा प्रकार में, और हमने ऐसे रखा और उसको ऐसे चाप लगा दिया, चाप लगा दिया ना। अब ये आपको पता है, ये हो गई इसकी चाप, क्या है इसकी
चाप, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक है, क्या है ये? आर्क, चाप आर्क हो गई। अभी आपको पता है सर्कल बनाते हो तो ये क्या आता है उसका, आप खुद सोचो, सर्कल बनाओगे तो ऐसा आएगा ना पूरा, और इसके सेंटर से इसके सरफेस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? रेडियस। तो ये क्या आ गया आपका? रेडियस आर। और ये क्या आ गई? चाप की लंबाई, लेंथ मान ली हमने एल, एल मान ली। अगर आपको कहीं पे थीटा डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आप किसी का भी आप निकाल सकते हो। दोनों पॉइंट समझ आ गए? अब आप समझो कि यहां पे दो चीजें लिखी हुई है, दो चीजें लिखी है, एक तो है कोण एंगल और एक है घन कोण सॉलिड एंगल। अब दोनों में है तो दोनों एंगल, देखो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, लेकिन दोनों एंगलों में डिफरेंट क्या है? यहां पे आपने देखा एक लेंथ है, एक चाप क्या है, एक आर्क क्या है, एक लेंथ ही तो है, एक रेखा ही तो है, एक लाइन ही है ना। तो यहाँ पे जो कोण बनाती है, एंगल बनाती है, वो लाइन की वजह से बन रहा है। इसकी एक आर्क की, एक लाइन की वजह से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे घनकोण जो बनता है वो एरिया की वजह से बनता है। दोनों में डिफरेंट समझ आया? ये किसकी वजह से बनता है? एक चाप की, एक आर्क की। और सिंपल भाषा में अगर देखो तो चाप क्या है? एक लेंथ ही तो है, एक लंबाई तो है, तो इसकी वजह से बनता है। लेकिन सॉलिड एंगल जो बनता है वो हमारा बनता है एरिया की वजह से। इसकी वजह से? एरिया की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये तो समझ आ गया ना, ये हो गया, देखो यहाँ पे ये हो गया ना, ये हमारा ये, और यहाँ पे एंगल थीटा, इसको हमने ऐसे कर दिया, या यहाँ पे यहां कर दो, बात तो एक ही है ना। तो इसको हमने एल ले लिया और इसको हमने रेडियस आर ले लिया, और हमारा यहाँ पे एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे देखने वाली बात ये देखो, यहां पे क्या एक सेंटर है, यहां पे भी क्या है हमारा? एक सेंटर है, लेकिन देखो डिफरेंट क्या है। यहां पे हमारा सेंटर है, सेंटर दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे देखो सेंटर है, और यहां पे आपको एक छोटा क्षेत्रफल दिख रहा है, एक छोटा सा क्षेत्रफल दिख रहा है, डी। डी का मतलब आपको पता है, अगर किसी के पास डी लग गया तो डी का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। अगर ए है, अगर ऐसे लिखा हमने ए, तो इसका मतलब तो कंप्लीट एरिया, और हमने लगा दिया इसके पास डी, तो इसका मतलब हो गया हम एरिया की स्मॉल क्वांटिटी लेने वाले, छोटी वैल्यू लेने वाले। तो डी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एरिया, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट पे एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा है ना। अब इसको आप एंगल नहीं बोलोगे, इसको सॉलिड एंगल बोलोगे, घन कोण। क्योंकि यहाँ पे एरिया बनाएगा तो क्या होगा? वो घन कोण। और अगर एक लेंथ बनाएगी, एक आर्क बनाएगी, तो क्या होगा? कोण। तो यहाँ पे क्या है? डी। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे इसे दिखाते हैं हम ओमेगा से। अब एक बात बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। लेंथ क्या बनाती है? कोण। और एरिया क्या बनाता है? घन कोण, सॉलिड एंगल एंड एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब इसको निकालते कैसे, इसे डिफाइन कैसे करना है, हमें डिफाइन कैसे करना है। देखो क्या होता है कि यहां पे हम क्या करते हैं, पहले छोटे से निकाल के देख लेते हैं। क्या करते हैं हम? छोटे से निकाल के देख लेते हैं, फिर कंप्लीट से निकाल के देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम जब किसी चीज को लेते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, सेल करते हैं, तो क्या करते हैं? मतलब सेल नहीं करते, बल्कि हम किसी चीज को खरीदते हैं तो क्या करते हैं? पहले कुछ कम क्वांटिटी में उस चीज को लेकर टेस्ट करते हैं कि ये चीज ठीक है या नहीं। अगर वो चीज हमें अच्छी लगती है तो हम जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है इतना ले लेते हैं। तो पहले छोटा लेके देखते हैं ना, ये ठीक है कि नहीं है। जैसे मान लो आपको किसी को भेजना है, अमेरिका भेजना है, तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना, राइट? तो पहले क्या करेंगे, एक लोकल स्कूल में, पास के स्कूल में पढ़ा के देखेंगे कि आप पढ़ सकते हो कि नहीं। अगर आप लोकल स्कूल में ही नहीं पढ़ सकते तो वहां पे जाके क्या पढ़ोगे? तो क्या होता है, पहले हम थोड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसके बाद जो करना होता है वो कर देते हैं। बात तो समझ आ रही है? सिंपल सा एग्जांपल ये तो समझ आ गया होगा ना। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो पहले थोड़ा, जैसे खाने की कोई चीज लेते हैं तो पहले थोड़ा लेके टेस्ट कर लेते हैं, अच्छी लगती है तो क्या होता है, ले लेते हैं, वरना चले जाते हैं, खा के चले जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो पहले क्या होगा, पहले इस छोटे से एरिया से हम देख लेंगे कि एंगल कितना बना है, फिर हम देख लेंगे कंप्लीट सर्कल से एंगल कितना बना है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना। देखो यहां पे क्या होगा, अब एंगल निकालने का, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए बहुत अच्छा अपने साइड से। क्या होगा, यहां पे
एक सर्कल ले लिया, कोई दिक्कत किसी को? इसका एक हमने सेंटर ले लिया, सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है, हमारे पास क्या है? एक एरिया, इस तरह से एरिया है ना, और एरिया ने क्या किया यहाँ पे? एक एंगल बनाया। तो कंप्लीट का एरिया कितना है? ए, और इस छोटे सर्कल का एरिया कितना है? डी, राइट। तो पहले हम देखेंगे। अब एक बात बताइए, अगर एरिया एंगल किसकी, सॉलिड एंगल किसकी वजह से बना? एरिया की। अगर एरिया छोटा होगा तो, एरिया छोटा होगा तो एंगल भी तो छोटा होगा। आपको अनुक्रमपाती पढ़ा नहीं है? आपने पढ़ा होगा, याद करो। अगर F इज इक्वल टू क्या होता है? कल ही पढ़ा था, Q1 Q2 अपॉन, अगर भाई Q1 Q2 बड़े होंगे तो F भी तो बड़ा होगा ना, बड़ा होगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल एरिया छोटा है तो इसका, तो इसको भी किससे दिखा देंगे हम? डी ओमेगा से, क्योंकि इसको दिखाते हैं हम थीटा से और इसको दिखाते हैं हम ओमेगा से। यहां तक किसी को दिक्कत? इसे मैं इतनी आराम से इसलिए बता रहा हूं कि मैं जब आर्टिकल कराऊंगा इसके तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहां पे देखो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमने क्या है? हमें निकालना है, हमें क्या करना है? इसको निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम इसकी एक डिस्टेंस बनाएं और यहां पे हमने एक पी पॉइंट बना लिया, पी पॉइंट तो आप अच्छे से जानते हो ना, पी पॉइंट बना लिया, पी पॉइंट। अब यहां पे देखो, इसकी एरिया की भी डायरेक्शन होगी, आपको पता है एरिया की भी क्या होगी? डायरेक्शन। और इसकी जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी भी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। दोनों की क्या होगी? यहाँ पे डायरेक्शन होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन, आपको दो डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। एक ये वाला जिसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है उसकी? सेम नहीं है, सेम नहीं है, राइट। डायरेक्शन सेम नहीं है। इसकी डायरेक्शन क्या है? देखो, ये इसकी डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन किस साइड जा रही है? इस साइड। तो ए की डायरेक्शन किस साइड जा रही है? इस साइड। दोनों की डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है? थीटा। यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है और यहां पे डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है? थीटा। और किसकी डायरेक्शन? ये आर जो लिखा हुआ है यहां पे, मतलब मिड पॉइंट से पी तक के बीच की जो डिस्टेंस है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और एरिया की डिस्टेंस इस साइड है। तो दोनों की डिस्टेंस में कितना एंगल है? थीटा। अगर डिस्टेंस इनके बीच क्या होता है? थीटा एंगल होता है, तो हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए वेक्टर, क्या? डी ए वेक्टर इनटू एन कैप अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं हम। जब इस यहां से क्या होता है? पॉइंट हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं हम? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये वाला याद रखना है। अगर इसको याद नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये वाला याद रखना ही रखना है। याद है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी थोड़ा सिखा देता हूं। जैसे हमारा होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी, तो जब ए वेक्टर वी वेक्टर को हटाते हैं ना, तो यहां पे हम लिख देते हैं ए वी कोस थीटा। बात समझ आ गई? तो यहां पे क्या होगा? इसको हम वेक्टर को और पॉइंट को जब हटाते हैं, ये स्केलर गुणन होता है, स्केलर मल्टीप्लाई होती है। तो जब इसको हटाते हैं वेक्टर को और स्केलर को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ए और बी का मीन्स होता है इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब देखो यहाँ पे जैसे एफ की क्वांटिटी कितनी है? 5 है ना? तो इसी तरह से ए की भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, बी की भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। तो क्या होता है? हम क्वांटिटी यहाँ पे रख के उसको कोस थीटा लिख देते हैं। इसी तरह से हमने क्या किया? अब आप सोचेंगे कि इसकी तो क्वांटिटी डी आ गई, क्योंकि क्वांटिटी में उसमें डिफरेंट ही क्या होता है? सिंपल सा ध्यान करो, देखो क्वांटिटी में इसमें डिफरेंट क्या होता है? इसमें वेक्टर लगा होता है, क्वांटिटी पे वेक्टर नहीं लगा होता, सिंपल। तो हमने क्या करा? इसको किस में चेंज किया? क्वांटिटी में, तो वेक्टर हटा दिया ना। अब आप सोचोगे इसकी क्वांटिटी कहां गई? तो इसकी क्वांटिटी जो होती है वो 1 होती है। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मीन्स होता है एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है ना? यूनिट वेक्टर है ये। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर लगाना चाहो तो यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हो।
कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ये हो गया। अगर क्या होगा आगे इनके बीच एंगल कितना है, 0। कितना है इनके बीच एंगल, क्योंकि ये तो एंगल थीटा है, यहाँ पे 0 है, तो अगर 0 होगा तो आगे वाला आप कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना होगा यहाँ पे 0। जब आप यहाँ पे 0 वैल्यू रखोगे तो cos 0 का मान कितना हो जाता है 1। cos 0 का मान 1। तो जब यहाँ पे क्या करोगे आप इसकी वैल्यू रखोगे तो डी तो ऐसे आएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 r स्क्वायर। तो डी ओमेगा कितना हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब निकाले हम कंप्लीट के लिए। कंप्लीट का मतलब पूरे क्षेत्रफल के लिए। पूरे क्षेत्रफल के लिए निकाले तो पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा सॉलिड एंगल भी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो डीवी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। डी तो छोटे के लिए लगाते हैं ना, तो कितना आ जाएगा हमारा ओमेगा। ओमेगा ही आ जाएगा ना, ओमेगा आ गया, क्या हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है 4 पाई। 4 पाई क्या आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो हमारा सॉलिड एंगल की वैल्यू आ गई 4 पाई। इसे बहुत ही प्यार के साथ मैंने समझाया आपको। क्या है, आपको प्यार के साथ इसलिए समझाया, आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, इसका भी यूज होने वाला है। जो जैसे मान लो कोई नीट लेवल की तैयारी करे तो उसे एक एक पॉइंट समझना, उसे तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जो 12th में है थोड़ा बेसिक से कमजोर है, जैसे बायोलॉजी के बच्चे होते हैं अक्सर जिनका मैथ कमजोर होता है, तो उसको ये तो जरूर याद करना है। उसको ये याद होना चाहिए, कंप्लीट वाले का याद होना चाहिए, और फाइनल पता होना चाहिए कि फाइनल का कितना आता है 4 पाई। ये शायद आपकी समझ आ गया होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। चलें आगे। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, ठीक है। वो बेसिक था हमारा, उसके बिना हमारा टॉपिक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। अब यहां पे देखो वैद्युत क्लास, मैंने बोला था पहले आप मीन्स निकाल लिया करो। वैद्युत का मीन्स क्या होता है, वैद्युत का मीन्स मैंने बोला क्या, आप तो ये मान लिया करो क्या होता है, वो रियलिटी में बता चुका हूं। पहली क्लास में बताया था कि क्या मीन्स होता है वैद्युत का। मैंने बोला सिंपल में बस आप यहाँ पे तो इतना मान लिया करो कि वैद्युत का दूसरा नाम आवेश है और आवेश का दूसरा नाम वैद्युत है। और फ्लैश का मतलब क्या था, फ्लैश तो सब जानते हो फोन वाली। फ्लैश का मीन्स रेज तो जानते हो ना, किरणें। जब बहुत सारी किरणें एक साथ मिल जाती है तो उसे फ्लैश बोलते हैं। ऐसा थोड़ी फोन की फ्लैश में एक ही रेज आती है, बहुत सारी रेज आती है ना। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि बहुत सारी रेज के एक साथ ग्रुप को या एक गुच्छे को क्या बोलते हैं हम, फ्लैश बोलते हैं या फ्लास्क बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका फ्लैश है, आवेश का। क्या है यहाँ पे, किसके फ्लैश की बात कर रहे हैं, आवेश की। क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फ्लैश। इलेक्ट्रिक का मीन्स आवेश चार्ज, और फ्लैश का मीन्स फ्लैश। जैसे मान लो फोन से फ्लैश निकलेगा तो आप किसका बोलोगे, फोन का फ्लैश बोलोगे। बैटरी से फ्लैश निकलेगा तो आप किसका फ्लैश बोलोगे, बैटरी का फ्लैश बोलोगे। तो जिससे फ्लैश निकलेगा उसी का तो बोलोगे ना, उसी का बोलोगे ना। तो यहाँ पे किससे निकल रहा है, चार्ज से फ्लैश निकल रहा है तो हम इलेक्ट्रिक से फ्लैश निकल रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लैश बोल रहे हैं, मतलब चार्ज से निकलने वाला फ्लैश, चार्ज का फ्लैश, राइट। अब चार्ज का फ्लैश होता क्या है, देखो क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे से कि हमारे पास कोई भी आवेश होता है। क्या होता है, हमारे पास कोई भी आवेश होता है। तो आवेश जैसे कि हमारा सन किरणों को, फ्लैश को छोड़ता है, इसी तरह से आवेश भी हमारा फ्लैश को छोड़ता है, रिलीज करता है। क्लियर है, रिलीज करता है। हम दो तरह से इसके डायग्राम बनाते हैं, अच्छे समझना, बिल्कुल सिंपल सी। हम थ्योरी दो तरह से लिखते हैं, एक तो फॉर्मूले से लिख देते हैं और जो हम सीखते हैं वही थ्योरी में हम पेस्ट कर देते हैं। दो ही तरह की थ्योरी होती है, रटना आपको कुछ भी नहीं है। हमने सबसे पहले जो बनाया था वो इस टाइप का बनाया था कि हमारे पास आवेश होता है और आवेश फ्लैश को रिलीज करता है, छोड़ता है। इस तरह से किरणों को वो छोड़ता है, ऐसे ही छोड़ता है ना। और जहां तक वो पहुंचती है किरणें, उसका एरिया होता है वो, ये पढ़ चुके हैं ना आप। तो हम ऐसे भी फ्लैश को शो करते हैं और हम इसको पैरेलल इस तरह से भी फ्लैश को शो करते हैं। बात समझ आ रही है, फ्लैश को कितने टाइप से शो करते हैं हम, 2 टाइप से शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं और ऐसे भी शो करते हैं। यहां पे क्या देखो, यहां पे हमने क्या है, चार्ज को शो किया हुआ है, चार्ज को दिखाया हुआ है कि यहाँ पे चार्ज ये है क्यों। लेकिन यहाँ पे हम चार्ज को शो नहीं करते, लेकिन रियल में चार्ज यहाँ पे होता है। खुद सोचो, सन नहीं होगा तो सनलाइट कहां से आएगी, सन होगा तभी तो सनलाइट आएगी ना। तो समझ जाना, अगर यहां से क्या है, फ्लैश है तो फ्लैश को रिलीज करने वाला आवेश भी तो होगा,
लेकिन देखो डायग्राम में कोई दिखाया है चार्ज को? नहीं ना, चार्ज को दिखाते नहीं है ये, लेकिन चार्ज रियल में होता है, लेकिन हमें पता है। तो तुम्हें माइंड में रखना है चार्ज यहाँ पे होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? डाउट नहीं ना? सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके भी हम फ्लैश को दिखा सकते हैं, फ्लैश को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो टाइप से दिखा सकते हैं। यहाँ पे चार्ज को हम दिखाते हैं और यहाँ पे चार्ज को हम नहीं दिखाते। क्लियर? अब आता है फ्लैश को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे कोई पृष्ठ रख दिया जाए, सरफेस रख दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो सामने से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है सामने से, और मैं एक मान ली एक सरफेस रख देता हूं। कैसा सरफेस? एक बंद सरफेस, क्लोज सरफेस रख देता हूं। तो क्या क्लोज सरफेस से ये जो रेज आ रही है लाइट की वो क्रॉस होकर नहीं निकलेगी? निकलेगी ना? अरे खुद सोचो, ये तो सिंपल सी बात है, किसे नहीं पता। यहाँ पे कोई सरफेस रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है सरफेस, इस पर तुम टॉर्च मारोगे तो क्या इस सरफेस से लाइट नहीं निकलेगी? निकलेगी ना? इसी तरह से देखो ये क्या है? फ्लैश है ना। और इसको किससे, इसे पूरे को किससे क्या बताते हैं हम, किससे दिखाते हैं इस पूरे को? कितने पागल हो आप, ई से नहीं दिखाते, वैद्युत क्षेत्री तो है ये। तो क्या होगा? फ्लैश निकलेगा ना, ये तो समझ आ गया। यहां पे अगर आपने क्या रख दिया, कोई भी आपने सरफेस रख दिया, कोई पृष्ठ रख दिया, तो क्या उससे आवेश निकल के क्या उससे फ्लैश निकल के नहीं जाएगा? जाएगा ना। जितनी संख्या में फ्लैश निकल के जाएगा, वल रेखाएं जाएंगी, इतना ही उसका फ्लैश होगा। कितना होगा? जैसे इससे कितनी निकल रही है? 3, तो फ्लैश की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 3। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, क्या करोगे आप वैद्युत क्षेत्र में, आपको पता है अगर कहीं पे आवेश होगा तो आवेश क्या करेगा? फ्लैश को रिलीज करेगा। फ्लैश को रिलीज करेगा तो जहां तक फ्लैश पहुंचेगा वहां पे क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। और उस वैद्युत क्षेत्र में, उस फ्लैश में अगर किसी सरफेस को आप रखोगे तो वो उस सरफेस में से वो फ्लैश क्रॉस होके जाएगा, और जितना नंबर उस फ्लैश का, जितना नंबर उससे क्रॉस होकर जाएगा, उसी को हम फ्लैश बोलते हैं, वैद्युत फ्लैश बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? देखो, काल्पनिक का मतलब आपको पता है, इमेजिनरी। जैसे कल्पना करो कि हम कहां पे पढ़ लें, चांद पे बैठ के पढ़ लें, कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। हम उड़ते हुए पढ़ लें, कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब हमारी कल्पना है, रियल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रियल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई आवेश है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस हम सोचते रहते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स में चलता रहता है। तो इमेजिनरी पृष्ठ का मतलब होता है हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो, उसने यही चीज लिखी हुई है, यही चीज लिखी है। देखो क्या है, उसने बोला है क्या? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, आप चाहते हैं लंबवत लिखना तो लंबवत लिख सकते हो, आप सिंपल में ये भी लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लैश कहते हैं। संख्या को कहते हैं ना, उसने बोल दिया जितनी भी संख्या में इससे क्रॉस हो रही है वही वैद्युत फ्लैश है। यहाँ पे कितने क्रॉस हो रही है? 3, तो इसका वैद्युत फ्लैश कितना हो गया? 3 हो गया। यहां पे लिख रखा है, देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर। अब मैंने बोला परपेंडिकुलर, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते। सिंपल में आपको कंफ्यूज ही करेगा, तो परपेंडिकुलर आप हटा ही दो। ठीक है, ये होगा इमेजिनरी सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लैश। समझ आ गया? इसका मीन्स ये हुआ कि किसी इमेजिनरी पृष्ठ में से जितनी फ्लैश निकलेगी उनकी संख्या ही क्या बोलती है? वैद्युत फ्लैश कहलाती है। पहला टॉपिक शायद आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर रखना चाहो तो रख सकते हो, आप परपेंडिकुलर नहीं रखना चाहते तो परपेंडिकुलर नहीं भी रख सकते। आपको तो ये देखना है कि इससे फ्लैश रिलीज कितना हो रहा है। दोनों में दिक्कत ये होती है, मतलब दिक्कत नहीं बल्कि अंतर ये होता है कि अगर परपेंडिकुलर रखोगे, आप परपेंडिकुलर रखोगे तो फ्लैश ज्यादा रिलीज होगा। अब इस तरह से झुका के रखोगे, ऐसे सोचो, ये ऐसे, तो इसका एरिया सरफेस ज्यादा सामने आएगा तो इससे फ्लैश ज्यादा निकलेगी। इसे मैं ऐसे झुका दूं तो फ्लैश कम निकलेगी, राइट? तो परपेंडिकुलर का या पैरेलल का कोई रोल ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं गुजरेगा, लेकिन डिफरेंट हो जाता है। आगे चले, समझ आ गया ना? अब देखो क्या करना है, हमें दूसरा आर्टिकल करना है, किसका? हमें करना है वैद्युत फ्लैश का जो फॉर्मूला होता है उसको प्रूफ करना है। आपको पता है ना, हम दो तरह से करते हैं। क्या? हम दो तरह से इस तरह से करते हैं। पहले तो हम छोटी थ्योरी करते हैं, उसकी छोटी थ्योरी करते हैं, फिर उसका लॉन्ग वाला आर्टिकल हम करते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, आपने थ्योरी लिखना तो सीखे ना। 2 टाइप्स की थ्योरी होती है, एक तो जो सामने हमें डायग्राम में दिखता है,
या तो वो लिखना होता है समझ के, या फिर फॉर्मूला लिखा होता है उसे समझ के लिखना होता है। अभी हमने क्या देखा डायग्राम में, हमने देखा भाई कि हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ था, उससे जो वैद्युत फ्लास्क की संख्या गुजर रही थी उसी को हमने वैद्युत फ्लास्क बोल दिया था, सिंपल। ठीक है, अब करें इसका लॉन्ग आर्टिकल। लॉन्ग आर्टिकल का तरीका क्या होता है हमारा, हमारा रूल्स कहता है कि आपको लॉन्ग आर्टिकल अगर करना है तो भाई आपको क्या होना चाहिए, आपको उसका डायग्राम पता होना चाहिए। अगर डायग्राम पता नहीं होगा, क्योंकि अपने 3 स्टेप में करते हैं, पहले आप डायग्राम बना लो है, और डायग्राम के साइड में जो आर्टिकल की थ्योरी लिखी होती है तो हम कोई रटते थोड़ी है, हम तो उसे डायग्राम की हेल्प से उसको डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि फिजिक्स की लाइन कभी भी याद नहीं की जा सकती। समझ आ रहा, दिक्कत किसी को? चलें आगे। अब देखो इसका डायग्राम लिया हमने, ये डायग्राम लेना है आपको। कौन सा डायग्राम लेना है? ये डायग्राम लेना है आपको। ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, चलो आपको बना के दिखाऊंगा तो और अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये क्लियर है। अगर डायग्राम नहीं होगा तो आपसे आर्टिकल होने वाला नहीं है, डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम होते ही आपके 2 काम हो जाते हैं ना, डायग्राम और डायग्राम वाली ये थ्योरी हो जाती है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। इसमें हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस रखा है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, जैसे आप सपने देखते हो ना, सपने देख रहे हैं ऐसे हो रही है, रियल में हो नहीं रही है वो, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड। अब एक चीज और समझाता हूं मैं, किसी एरिया की डायरेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे हमारा मान लो ये एरिया है, ये क्या है, इसका एरिया है, तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है जस्ट इसको क्रॉस करके जाती है ऐसे करके। अगर ये इस तरह से तो डायरेक्शन इस तरह से, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो डायरेक्शन कहां पे हो गई, ऊपर हो गई। बात समझ आ रही है? तो क्रॉस करके जाती है इस तरह से। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी दोनों की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको पता है ई की भी डायरेक्शन होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ए की भी तो डायरेक्शन होगी क्योंकि ए भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने देखा कि ई और ए की जो डायरेक्शन है उनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। बात समझ आ रही है? इसका डायग्राम क्या है, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि जो शॉर्ट थ्योरी होती है उसी की हेल्प से हम लॉन्ग थ्योरी निकालते हैं। अरे भाई आपने ये तो देख लिया ना कि वैद्युत क्षेत्र होता है, उसमें एक इमेजिनरी सरफेस रखा होता है, ये तो आपने शॉर्ट थ्योरी में सीख लिया, उसी की हेल्प से तो लॉन्ग आर्टिकल करते हैं हम, तो ये तो आपने पहले सीख लिया ना। अब देखो यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है, थीटा एंगल है। इसका एरिया कितना है, ए। एरिया यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है डायग्राम आपका क्लियर हो गया। डायग्राम के बाद क्या करनी होती है, उसकी थ्योरी करनी होती है। हम अपने करते हैं यूनिक तरीके से थ्योरी को, अपने थ्योरी याद नहीं करते अपने, तो यहाँ पे जो दिखता है उसका इंट्रो की तरह लिख देते हैं। आपको क्या दिख रहा है, एक समान लाइंस। अगर लाइंस क्या है, ये इक्वल दूरी पर है, डिस्टेंस बराबर है इनकी, तो एक समान है। और अगर अलग अलग है, देखो क्या ये एक समान है, नहीं है ना, इसलिए एक समान नहीं, असमान है। यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म का मींस क्षेत्र है, हो सकता है मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अपनों ने एक से ही बनाया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब देखो क्या है, आपको एक समान, तो माना कि एक समान क्षेत्र है। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख दिया करो, ऐसे फिजिक्स की भाषा का यूज ही नहीं करना, अपनी वाली भाषा सिंपल बिल्कुल। इसका है माने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, लेट देयर बी यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे रखा हुआ देखो, ये बंद ही है ना, क्लोज ही है ना, खुला हुआ थोड़ी है। एक बंद काल्पनिक पृष्ठ रखा है ना यहाँ पे, तो हमने लिखा इसमें एक बंद पृष्ठ रखा है ना। तो इसका एरिया कितना है, ए है। तो हमने लिखा प्लेस इन, लिख दिया। क्या दिख रहा है, और आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, थीटा है ना। तो हमने बोला किसके बीच, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिशा और क्षेत्रफल की दिशा, दोनों के बीच कौन थीटा है। तो ये कहा हमने, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल की दिशाओं के बीच कौन थीटा है। तो सीधी सी बात है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं, डायग्राम हमें पता है और हम उसी से इसकी थ्योरी निकाल देते हैं, हम इसको रटते नहीं है। क्या था दिक्कत, तो उसने क्या बोला, देखो बोला उसने क्या, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम कितने टाइप में करते हैं? हम 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं होगा तो होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। डायग्राम होते ही हमारा क्या हो जाता है? तो 2 काम, आर्टिकल में 3 ही काम तो होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। क्या? डायग्राम, थ्योरी और फिर उसका फॉर्मूला प्रूफ करना। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? हमने देखा है, हमने ये पहले ही देख लिया था, इसमें सॉलिड एंगल में देखा था कि पहले हम छोटे से निकाल के देखते हैं। ध्यान रखना, यहां पे 2 चीजें बड़ी कॉमन है गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के यूजेज में। एक तो पृष्ठ को काल्पनिक मानना पड़ेगा, एक काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा। यहां पे इसका मतलब ये है जहां पे गॉस है वहां पे सपने है, सपने नहीं देखते अपने कुछ भी ऐसी। तो क्या होगा, यहां पे इसका भी रूल यही है कि यहां पे हमें कल्पनाएं करनी पड़ेंगी, ख्वाब देखने पड़ेंगे, सपने देखने पड़ेंगे अगर गॉस का नाम कहीं पे आ गया तो। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमें काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब इमेजिनरी सरफेस, मतलब ख्वाबों का पृष्ठ। अगर सिंपल में बोले ख्वाबों का पृष्ठ ही तो है काल्पनिक पृष्ठ। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना? दूसरा स्टेप ये है कि इस पूरे टॉपिक में पहले हमें चीज को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको फुल लेना पड़ेगा। मतलब पहले हमें फ्लास्क को देखना पड़ेगा कि छोटे से फ्लास्क कितना रिलीज होता है, निकलता है, फिर हम कंप्लीट से देख लेंगे कितना रिलीज होता है। खाने वाला एग्जांपल याद रखना, आपने किया भी होगा कि कोई चीज हम खाने वाली खरीदते हैं तो पहले थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं, अच्छी लगती है लेते हैं और नहीं, वरना नहीं लेते। खत्म। तो पहले क्या करना होगा, हमें क्या देखना है, इससे निकलने वाला फ्लास्क कितना रिलीज होता है वही तो देखना है ना आपको। इससे निकलने वाला फ्लास्क देखना है, तो आपको पता है आप कंप्लीट से नहीं देखेंगे, पहले एक छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लास्क देखेंगे। किससे? छोटे क्षेत्रफल से फ्लास्क देखेंगे। तो हम देखेंगे किससे? हम देख लें यहाँ पे डी से एक छोटा क्षेत्रफल ले लें यहाँ पे और इसको मान लिया हमने, इससे हम पहले इससे निकलने वाला फ्लास्क को देखेंगे। राइट? फ्लास्क, अब आपको पता है कि कोई भी आर्टिकल करना है तो फ्लास्क का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे निकालते हैं, देखो फ्लास्क क्या, पहले हम किससे निकालेंगे? छोटे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लास्क या छोटे क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लास्क। तो लिखा है ना डीए से गुजरने वाला फ्लास्क। तो डीए से गुजरने वाला फ्लास्क क्या होता है? हमारा होता है डी फाई इज इक्वल टू, पहले हम वेक्टर में लिख सकते हैं इसको, नहीं ये बताओ, लिख सकते हैं ना इस तरह से? अब तो आप सीख गए होगे, सीख गए होगे ना? आपको पता है पॉइंट हटाना है, वेक्टर हटाना है, तो क्या लिख दोगे आप? इसका वेक्टर हटा दिया, इसका भी वेक्टर हटा दिया और बीच में क्या लिख दिया? कोस थीटा। तो दिक्कत? तो हमारा क्या होता है? फ्लास्क का फॉर्मूला ये होता है। तो डीए से गुजरने वाला फ्लास्क ये हो गया। अब आपको पता है जब आपको यकीन हो गया कि खाने वाली चीज बहुत ही अच्छी है तो क्या करोगे आप? जितनी चाहिए आप ले लोगे। अब हमें यकीन है कि हाँ इससे फ्लास्क अच्छा गुजर रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो हम कंप्लीट से देख लें, तो फिर हम पूरे कंप्लीट एरिया से देख लेते हैं। तो संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लास्क मींस कंप्लीट से जो सरफेस से गुजरेगा फ्लास्क उसको देखेंगे। बस उसमें कुछ नहीं करना होता, बस क्या करना होता है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ता है, समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है, कहने का मतलब ये। तो कर दे समाकलन, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड का आप क्या कर दो? समाकलन कर दो। कैसे? देखो समाकलन का साइन डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे समाकलन का साइन ई डी ए, ठीक है, कोस थीटा। समाकलन की एक ही से दुश्मनी है, डी से। यहां ये डी को देखता है उसे मार देता है, सीधी सी बात है, डी को देखेगा तो मार देगा। ये तुम्हारे लिए बता रही हूं मैं, अगर मैथ वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखे तो समाकलन करना पड़ता है, सीधी सी बात है, समाकलन करना पड़ता है। लेकिन उन बच्चों के लिए बता रहे हूं जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं। और किस चीज में गरीब है? मैथ में गरीब है। तो क्या होगा, आपको तो ये सोचना है बस क्या करना है, समाकलन डी को मार देता है, काट देता है, खत्म कर देता है। तो क्या होगा, इसने डी को काट दिया, काट दिया, और जैसा समाकलन आता है तो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो कर ही देगा समाकलन। तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो फाई बचा ना, इसने इस डी को काट दिया, तो यहाँ पे भी क्या बचा? ई ए कोस थीटा। बताओ क्या आ रही है? समझ आ गया होगा, सिंपल। ठीक।
अब आता है हमारी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम वैल्यू कब होती है, कब इससे ज्यादा फ्लास्क रिलीज होगा, निकलेगा कब, कम से कम निकलेगा। अब आपको पता है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया ना सबका, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब आगे चले, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर देखें हम, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपसे एक चीज बताई थी, जहां पे भी आपको एक टॉपिक याद है ना, मैंने बोला जहां पे कोस आ जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 0 पे आती है और मिनिमम वैल्यू 90 पे आती है, और साइन का उल्टा है, जहां पे साइन आपको फॉर्मूले में दिखता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 पे आती है और मिनिमम वैल्यू 0 पे आती है। तो इसकी क्या निकालें हम, मैक्सिमम, क्या निकालें, फाई की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आती है, थीटा बराबर 90 पे। तो आपको इक्वेशन में थीटा की जगह कितना, नहीं कोस की है ना, हाँ तो कोस की तो 0 पे आती है, साइन की आती है ना 90 पे, कोस की कितनी आती है 0 पे, तो थीटा कितना लगा देंगे हम 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ई ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो हमारा फाइनली आ जाएगा ई ए इंटू 1 इक्वल टू ई ए। कोई दिक्कत बताओ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम निकालोगे आप तो थीटा कितना लगाना पड़ेगा कोस के लिए, कितना 90। ध्यान रखना कोस के लिए मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर कितने पे आती है, साइड पे लिख देता हूं, कितने पे आती है मैक्सिमम वैल्यू 0 पे, और मिनिमम वैल्यू कितने पे आती है 90 पे, और साइन का इसका क्या होता है उल्टा, साइन में मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो 90 पे, मिनिमम वैल्यू 0 पे। करें, आप देखो आगे यहां पे लगाओगे आप क्या ई ए, और यहां पे लगाना है कोस आपको 90, कोस 90 का मान क्या होता है 0, जब कोस 0 लगाओगे तो 0 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ओवरऑल कितना आ जाएगा अपना 0। तो सब कुछ सीख लिया हमने, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, फ्लास्क कैसे निकालते हैं, तो शायद आपके समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखें, ठीक है। अब यहां पे देखो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है गॉस का, इसका गॉस की पिरामिड देखने वाले, कौन सी पिरामिड देखने वाले, गॉस की पिरामिड। देखो ध्यान से समझना, अगर गॉस का नाम आ गया, क्या आ गया, गॉस का नाम आ गया, तो मैंने बोला अगर गॉस का नाम आया है तो क्या होगा, क्या होगा, गॉस का नाम अगर आया तो मैंने बोला सपने देखने पड़ेंगे, सपनों की दुनिया में चले जाओ। गॉस का नाम सुनते कहां पे पहुंचना है तुम्हें, सपनों की दुनिया में, और सपनों की दुनिया में जाके लाना क्या है, सपनों का पृष्ठ सरफेस लाना, और बाकी कुछ नहीं लाना। तो गॉस का नाम आएगा तो इमेजिनरी सरफेस आएगा, ठीक है, आएगा पक्का। चले अब देखो, इन्होंने गॉस जो भाई साहब थे उन्होंने कुछ बताया है, क्या बताया इन्होंने, उन्होंने ऐसे बताया है कि भाई आपने अगर क्या लिया, एक इमेजिनरी सरफेस लिया, क्या लिया, आपने पहले इमेजिनरी सरफेस नहीं लेना आपको, मान लिया यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, क्या है हमारे पास, एक चार्ज है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब ये चार्ज रिलीज करेगा रेस को, ये सबको पता होता है, यहां पे कोई नई बात नहीं है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, कोई दिक्कत, यहां पे रिलीज करेगा। आगे मैंने बोला कि अगर यहां पे तो सिंपल कंडीशन है, पहले दोनों कंडीशन समझाता हूं तो उससे समझ में आएगा, सिंपल है ना ये। अब क्या किया हमने, एक सरफेस लिया, हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, अब इस सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा, क्या रखा हमने, एक चार्ज रखा, तो क्या अब ये रेज को रिलीज नहीं करेगा, ये इसका तो काम ही है रेज को रिलीज करना, तो अभी ये क्या करेगा, रेज को रिलीज करेगा, और क्या ये किरणों को रिलीज करेगा, तो क्या ये फ्लास्क के नहीं, क्या ये पृष्ठ से नहीं क्रॉस होकर जाएंगी, निकलेंगी ना। तो हमारे जो गॉस थे उन्होंने यही बताया है कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर आप किसी चार्ज को रखते हो तो इससे कितना फ्लास्क रिलीज होता है, निकलता है। क्लियर है पॉइंट, गॉस ने क्या बताया कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आप किसी चार्ज को रखते हो तो उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लास्क रिलीज होता है और उसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चले अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला फॉर्मूले से आप कर देते हो जो फॉर्मूले वाले होते हैं। यहां पे इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका ये फॉर्मूला होता है। यहां पे ये लेते हैं हम टोटल,
क्या लेते हैं? टोटल। टोटल का मतलब इस सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है, जैसे यहाँ पे तो क्यू रखा हुआ है, ओनली कितना रखा हुआ है? अगर मान लिया बाई चांस हमारे पास एक सरफेस है, उसके अंदर माइनस क्यू भी रखा है, उसके अंदर 4q भी रखा है, उसके अंदर 2q भी रखा है, तो अब क्या करोगे? हमको जितना भी उस सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज है, क्या है? उस सरफेस के अंदर रखा हुआ टोटल नेट फाइनल चार्ज है, क्योंकि आपको पता है माइनस वाला प्लस वाले को कैंसिल करेगा, तो हमें तो यहाँ पे नेट चाहिए। क्या चाहिए? नेट। अगर टोटल की जगह आप नेट यूज करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि टोटल का मीन्स हो सकता है कभी माइंड से आपके कंफ्यूज आ जाए, तो नेट का मतलब आप जानते हो कि हमें फाइनल चाहिए। यहाँ पे नेट आवेश को चार्ज को ऊपर लेना है, एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेना है। इसके मल्टीप्लायर, इसके डिवाइडेशन को ही क्या बोलते हैं? इसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं? क्योंकि क्या किया? मल्टीप्लायर ही तो हो गया दोनों का, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, तो इसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लास्क। वैद्युत फ्लास्क बोलते हैं, सीधी बात है। क्या किया आपने? बनाना तो मैंने सिखाया है ना कि फिजिक्स में चीजों को कैसे बनाते हैं, जैसे जनरल लाइफ में बनाते हैं, चीजों को उठाओ लगा दो कुछ ना कुछ बनेगा। यहां पे क्या किया? इसके नेट चार्ज को हमने लिया। क्या किया हमने? नेट चार्ज था हमारे पास और एप्सिलॉन नॉट था, इनको हमने लिया और रेशियो में लगा दिया। जब रेशियो में लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया? अभी ये वैद्युत फ्लास्क फाई। और दिक्कत किसी को? तो वैद्युत फ्लास्क क्या है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज और निर्वात वायु की वैद्युतशीलता का रेशियो ही तो है भाई। ये वैद्युत फ्लास्क है। क्या दिख रहा है आपको? वैद्युत फ्लास्क। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको, हमें साफ साफ दिख रहा है भाई वैद्युत फ्लास्क क्या है। ये तो हमें दिख रहा है कि ये चार्ज का और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है। तो क्या हम नहीं बोल सकते क्या कि किसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का रेशियो जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लास्क कहते हैं। यही तो लिखा है। ये इस टाइप की थ्योरी तो लिखनी आ गई ना, जैसे बुक में लिख रखा है, बुक में ऐसे लिख रखा है या और कहीं पे ऐसे लिख रखा है। ये मैंने, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में अपने कॉन्सेप्ट से अपनी क्लासों को देता हूं कि किस तरह से बच्चे के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? जनरली बुक में आपने देखा होगा वो ये बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लास्क होता है वो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बड़ा और सी लगती है बात, को समझ में नहीं आती। वो क्या बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लास्क होता है वो क्यू का कितना? 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कुछ समझ में नहीं आता तो हमने साफ साफ बोल दिया भाई इसका रेशियो ही होता है। यहां से क्लियरिटी मिल रही है हमें। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं? अब पढ़ लो इसको, समझ लिया ना? हम किससे निकाल रहे हैं? हम फॉर्मूले से इसकी थ्योरी निकालते हैं। दो तरीके से निकालते हैं ना शॉर्ट थ्योरी को। एक तो जो डायग्राम में हमने सीखा होता है उसी को लिख देते हैं भाई यहाँ पे हो रहा है ऐसा, जैसा अभी देखा था वैद्युत फ्लास्क वाले केस में देखा था ना, जो हो रहा था हम देख रहे थे क्या कि वैद्युत क्षेत्र में एक हमारा क्या है? पृष्ठ रखा हुआ है, उससे जितनी भी संख्या में रेस गुजर रही है उसी को हमने वैद्युत फ्लास्क बोल दिया। यहाँ पे रेशियो वाला हम ऐसा बना देते हैं। अब देखो पढ़ना क्या बोला उसने? किसी बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश ना तथा वायु में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क कहते हैं। शायद समझ आ गया होगा। क्या बोला उसने? द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज ऑन ए क्लोज सरफेस, बंद क्लोज सरफेस में, टू द परमिटिव, ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मीन वैद्युतशीलता ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लास्क पासिंग थ्रू द सरफेस। क्लियर हो गया? आगे चले। अब देखो इसे एक फॉर्मूला और निकलता है, एक फॉर्मूला और निकलता है। फाई का एक फॉर्मूला और भी तो पढ़ा था आपने, आपको नेट लिख सकते हैं। जनरल में आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक में, ये मैंने थोड़ा अच्छे लेवल से लिखवाया नेट लिखने के लिए, आपको समझ आना चाहिए। अगर हमने देखा था पीछे क्या देखा था हमने? अभी एक चीज देखी थी आपने, याद करो क्या देखा था? फाई की एक वैल्यू भी तो डिफाइन की थी आपने पीछे, पता ना क्या अभी आपने फाई इक्वल ई नहीं देखा था? इसकी फाई की मैक्सिमम वैल्यू ई नहीं देखी थी? और क्या आपने अभी इसकी एक और वैल्यू कौन सी? ई कोस थीटा नहीं देखी थी? देखी थी ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या हमारे पास? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो क्या फाई की जगह हम ई ए रख सकते हैं? क्या ये cos थीटा रख सकते हैं? आप जानते हो जिसके इक्वल वो है उसकी जगह वो आ सकता है। फाई की वैल्यू कितनी है? ई ए, तो फाई की जगह ई ए आ सकता है। फाई की वैल्यू कितनी है? ई ए cos थीटा, तो फाई की जगह ई ए cos थीटा आ सकता है। तो रख दो यहाँ पे, रख दें। तो फाई की जगह अब देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ, जिसका यूज आपको अच्छा लगे उसका कर सकते हो। एक इक्वेशन ये है आपके पास और एक इक्वेशन आपके पास ये, ठीक है ना। तो हम दोनों इक्वेशन में कॉम्बिनेशन बिठा दें, तो हम क्या कर देंगे, फाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दें। तो फाई कितना आ गया हमारा? ई ए कोस थीटा, जो भी आपको अच्छी लगे, दोनों में से मैक्सिमम भी लगा सकते हो। ये भी कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास एक इक्वेशन और ये बन जाती है। कोई दिक्कत? किसका नियम है ये? गॉस का। क्या दिया उसने गॉस का नियम? समझ तो आगे सबके, बड़ा सिंपल सा नियम दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब गॉस के नियम का यूज करोगे, अब आने वाले गॉस के थ्योरम के यूजेस, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? यूजेस का मीन्स क्या होता है? मैं बोलूं कि आप पानी के, वाटर के 5 यूजेज बताओ, 5 अनुप्रयोग बताओ, तो आप बता दोगे कि पानी का हम यूज मुंह धोने में करते हैं, हाथ धोने में करते हैं, नहाने में करते हैं। मतलब अनुप्रयोग का मीन्स होता है उसका प्रयोग, यूज कहां पे करते हो आप, ठीक है। तो जहां पे, एक बात बताओ मुझे, जहां पे पानी का यूज करोगे तो पानी तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। ऐसा थोड़ी पानी का यूज कर रहे हो पानी ले ही नहीं रहे हैं, पानी तो लेना पड़ेगा। तो गॉस के नियम का गॉस के प्रमेय का यूज करोगे तो गॉस की प्रमेय तो लेनी पड़ेगी। और गॉस की प्रमेय है क्या? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया क्या है? ये गॉस की प्रमेय है, ये गॉस की थ्योरम है। तो आप जहां पे गॉस की प्रमेय का यूज करोगे, किसका यूज करना पड़ेगा? इसकी थ्योरम का। थ्योरम क्या है गॉस की? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्पेशल में देखो तो क्या है? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलें आगे। अब इसके यूजेस देखें, यूजेस बड़े इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसकी फुल थ्योरम निकालेंगे। अब हम फुल थ्योरम का मतलब समझ लो, अभी तो शॉर्ट थ्योरी आपको पता है ना, किसी टॉपिक में कितने तरह की होती है थ्योरी। पहले उसकी शॉर्ट थ्योरी आती है, फिर उसका लॉन्ग आर्टिकल आता है, फिर उसका न्यूमेरिकल आता है। आपने अभी देखा था ना, पहले हमने वैद्योफिलास की शॉर्ट थ्योरी देखी, फिर हमने उसका लॉन्ग आर्टिकल देखा, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें। इसी तरह से यहाँ पे क्या देख लिया? गॉस की प्रमेय की शॉर्ट थ्योरी देख ली। अब इसका लॉन्ग आर्टिकल नहीं देखोगे आप, देखना पड़ेगा। तो आ जाओ इसके लॉन्ग आर्टिकल पे, चले। आप देखो क्या होगा। आर्टिकल के लिए करना क्या होता है आपको? करना क्या होता है? पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डायग्राम पता होना चाहिए। और डायग्राम को देख देख के आप क्या उसकी थ्योरी लिख देते हो? थ्योरी तो याद करने की जरूरत नहीं है ना। फिर जो भी फॉर्मूले का यूज करना होता है, यूज करके हम थ्योरम को प्रूफ चलें। तो चलो अब देखना, यहां पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टेड है, पहले मुझे वो सिखानी है। हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं सीखे आप तो दिक्कत भी हो सकती है, हो सकती है। मैं बस जगह देखता हूं थोड़ी। हाँ, यहां पे है, ठीक है। तो क्या होगा, आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज को देखा होगा कि मान लिया कि फॉर एग्जांपल हम किसी की वैल्यू, जैसे मान लो आप कि हमारे पास फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा, ये पढ़ा है आपने। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी होगी उसकी वैल्यू तो आप डिफाइन करोगे, और जो दूसरे होंगे उनकी वैल्यू तो यहां पे लगानी पड़ेगी ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ई की वैल्यू यहां पे डिफाइन करोगे, किसकी वैल्यू डिफाइन करोगे? तो आपने फाई का मान लगाना पड़ेगा, आपको ए का मान लगाना पड़ेगा, आपको कोस थीटा का मान लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना? इतना तो आप जानते हो, न्यूमेरिकल किए आपने, किए ना। जैसे मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें वैल्यू डिफाइन करनी है Q1 की, तो Q1 की वैल्यू जब डिफाइन करोगे तो आपको F की वैल्यू तो लगानी पड़ेगी, आपको Q2 की वैल्यू तो लगानी पड़ेगी, R की वैल्यू लगानी पड़ेगी, K की वैल्यू लगानी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पे आप E को डिफाइन करोगे तो बाकी की वैल्यू लगानी पड़ेगी, आप फाई को डिफाइन करोगे तो और की वैल्यू लगानी पड़ेगी। क्लियर है ना? क्लियर है? इतना तो आप जानते भी हो, इतने तो सभी बच्चे जानते हैं नॉर्मली। अब देखो क्या होगा, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या होगा। इस थ्योरम की हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से हम दो काम करते हैं।
कितने काम करते हैं? मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको पता होगा कि इस आर्टिकल में इस फॉर्मूले का यूज करने वाले, मैंने यही बोला है आपसे, आप अच्छे से पहले डायग्राम कर लो और देख लो कि इस आर्टिकल में किस फॉर्मूले का यूज होता है, उसी की हेल्प से हम सब कुछ कर देते हैं। ना तो हम फॉर्मूले रखते हैं, बस हमें तो एक फॉर्मूला पकड़ना है कि कौन सा चलना है इसमें, फिर उसी से हम उसको कर देंगे, ना ही हम उसको थ्योरी रखने की जरूरत है। चले तो चले ना। तो इस फॉर्मूले से दो चीज डिफाइन करते हैं। अगर हमें गॉस की पिरमें निकालनी है, क्या निकालनी है? गॉस की पिरमें। तो आपको पता है गॉस की पिरमें में क्या निकाला जाता है? फाई। अरे फाई तो निकालते हैं गॉस की पिरमें में, अभी तो पढ़ा है। अगर फाई आपको इस फॉर्मूले से डिफाइन करना है तो आपको ई की, ए की और इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब आते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में यूजेज में किसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं हम? ई की। ई की डिफाइन करते हैं तो आपको फाई की, ए की, कोस थीटा की वैल्यू लगानी। बात समझ आ गई? इसलिए समझा रही हूं। यहां पे फाई की वैल्यू किस में डिफाइन करोगे आप? गॉस थ्योरम में। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आप फाई डिफाइन करोगे, जब फाई डिफाइन करोगे तो ई ए कोस थीटा आप लगाओगे। इसके यूजेज में, इसमें गॉस थ्योरम यूजेज, जब गॉस थ्योरम यूजेज निकालोगे आप तो यहां पे आप ई डिफाइन करोगे, तो आप फाई की, ए की, कोस थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी। क्लियर है? अब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चले। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, आपको पता है जहां पे गॉस का नाम आएगा एक पृष्ठ आएगा, इमेजिनरी सरफेस आएगा, आएगा ना? और फ्लास्क की बात चलेगी। गॉस किससे जुड़े हुए हैं? गॉस भाई साहब किससे जुड़े हुए हैं बताओ मुझे? एक तो काल्पनिक इमेजिनरी सरफेस से जुड़े हुए हैं वो, और एक फ्लैश से। फ्लैश से, फ्लैश से तो जुड़े हुए हैं। दो बातें चलेंगी जहां गॉस आएंगे। ठीक है, आप चलें। ऐसे मान लो कि गॉस क्या करते हैं? गॉस चार्ज वाली टॉर्च लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? चार्ज वाली टॉर्च लेके चलते हैं। इसलिए जहां पे वो जाएंगे चार्ज की टॉर्च हाथ में होगी, और चार्ज की टॉर्च जब होगी हाथ में तो वो फ्लैश रिलीज करेगी, और एक उनके पास क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है। दो ही चीजें होती हैं, दो ही हाथ होते हैं, सीधी बात है अपने। एक हाथ में क्या? टॉर्च वाली, फ्लैश वाली टॉर्च, और एक हाथ में इमेजिनरी सरफेस। दोनों हाथों में वो चीजें लेके चलते हैं। ध्यान रखोगे? आप देखो, आ जाओ। यहां पे क्या होगा? पहले हमें डायग्राम होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बुक में ऐसे करके डायग्राम दिखा है, काल्पनिक है ना, इमेजिनरी है ना, तो सपना तो कुछ भी हो सकता है ना। सपना तो कुछ भी हो सकता है। ये सपना इतना ऐसा भी हो सकता है, और ये सपना ऐसा भी हो सकता है, और ये सपना ऐसा भी हो सकता है। ये तो सपना है, कैसा भी हो सकता है। तो यहां पे चले, तो यहां पे क्या हुआ? आपको पता है कि चार्ज की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि गॉस भाई साहब लेके चलते हैं क्या? चार्ज को, चार्ज वाली टॉर्च को लेके चलते हैं ना वो। तो यहां पे देखो, एक पॉइंट लिया आपने, इस पे क्या रखा हुआ है? प्लस चार्ज रखा हुआ है। फिर आपको पता है इसके चारों तरफ आपको क्या बनाना पड़ेगा? आप कैसे भी साइज का बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। एक इमेजिनरी सरफेस चारों ओर बनाना पड़ेगा, चारों तरफ बनाना पड़ेगा, अराउंड द ओ। और ये हो गया डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं सिखा रही हूं। अब आपको पता है यहां पे किसकी बात करेंगे हम? किसकी बात करेंगे? यहां पे किसकी बात करेंगे? फ्लैश की बात करेंगे, फ्लैश रिलीज होने की। गॉस ने यही तो देखा था कि किसी बंद सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर आप कोई चार्ज रखोगे तो उससे निकलने वाला फ्लैश कितना होगा। ठीक, तो यहां पे हो गया। अब यहां पे क्या करेगा? ये फ्लैश को रिलीज करेगा। रिलीज करेगा ना, तो पहले हम क्या कंप्लीट से देखेंगे? नहीं ना, पहले छोटे से सरफेस से देखेंगे ना, ये छोटे से एरिया से देखेंगे ना। अब देखो यहां पे ये हो गया, कोई दिक्कत? अब हमने ले लिया छोटा एरिया। कितना ले लिया छोटा एरिया हमने? ये डीए ले लिया, राइट। आपको पता है यहां पे चार्ज है तो ये फ्लैश रिलीज करेगा। फ्लैश रिलीज करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। और कोई दिक्कत? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ई हो गया। आगे देखो क्या होगा, यहां पे इसकी डायरेक्शन भी होगी ना, तो माना हमने ए की डायरेक्शन, डीए की डायरेक्शन कितनी है यहां पे? ये ई की डायरेक्शन, डीए की डायरेक्शन में एंगल कितना है? थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो हमारे क्या हो गया हमारे पास, और आपको पता है ये इसमें क्या बनाएगा? डी ओमेगा। सबसे पहले यही पढ़ा था, इसीलिए यही पढ़ा था ना हमने।
कि किसकी जरूरत पड़ेगी। अब डिफाइन करें। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पे है, जो भी आपका डायग्राम में होता है आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब तो लिख लोगे ना, ये इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है क्या पता है आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु ओ दिख रहा है ना आपको, हमने लिख दिया है क्या, लेट देयर बी पॉइंट ओ। इस पे क्या है, एक क्यू आवेश रखा हुआ है क्यू कूलाम का, हमने लिख दिया क्या, ऑन विच ए चार्ज ऑफ क्यू कूलाम इज प्लेस्ड, इस पे रखा हुआ है। आगे क्या है, आगे आपको क्या दिख रहा है, और इस बिंदु के चारों ओ के चारों ओर एक काल्पनिक इमेजिनरी सरफेस बनाया है, तो हमने लिख दिया देयर इज एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड पॉइंट ओ। ओके, अराउंड एक काल्पनिक सरफेस। और क्या दिख रहा है आपको, अब आपको पता है यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखो यहाँ पे, ये मैंने बनाया नहीं, ये यहाँ पे होता है ना, और यहाँ पे पी पॉइंट लेते हैं हम, तो ओ और आर के बीच डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, आर। तो हमने लिख दिया क्या, क्या लिखा हमने, क्या है, पॉइंट है, देयर इज ए एट हाँ ए डिस्टेंस ऑफ आर मीटर, किससे, फ्रॉम ओ। इनके बीच की दूरी कितनी है, ओ से पी की दूरी कितनी है, आर मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है क्या, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, थीटा है ना। तो उसने यही बोला है देयर इज ए स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया छोटा क्षेत्रफल है, कितना, डी ए अराउंड द पी, और पी के अराउंड, पी के चारों तरफ क्या है, एक छोटा क्षेत्रफल डी ए है। द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज थीटा, दैट्स ऑल। सिंपल है ना बिल्कुल, इसमें कोई हार्ड ही नहीं है। तो जो यहाँ पे होता है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इतना तुम रट सकते हो, याद कर सकते हो, नहीं ना, डायग्राम बनाओ, देखो, लिख दो, खत्म। ये बिल्कुल यूनिक तरीका है, हाँ रियल में ये यूनिक तरीका है, बिल्कुल यूनिक, अभी तक तो है नहीं। ये हो गया, यहां पे किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे हम निकालेंगे अब क्या, गॉस की प्रमेय प्रूफ करनी है, इसका मतलब हम फाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर फाई की वैल्यू डिफाइन करनी है तो आपको ई का मान लगाना पड़ेगा। तो पहले किससे निकालते हैं हम, डीए से। तुम्हें पता है गॉस का जहां पे नाम आ जाए पहले छोटे से, फिर उसके बाद कंप्लीट से देख लेते हैं, इस तरह से, समझ आ गया ना। तो हमने पता है कि छोटे से, किससे, डीए से, कितना गुजरेगा आपको पता है कितना, डी फाई ना, क्या कितना, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको पता है कि आपको किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, यहाँ पे फाई की, तो आपको भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू तो लगानी पड़ेगी ना, ई की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो ई की वैल्यू। अब आपको पता है चार्ज कहां पे रखा है, ओ पे, और इससे आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी है ना। ई कैसे निकाला था आपने, ई भी तो ऐसे निकाला था, एक पॉइंट ओ था, उस पे एक क्यू आवेश रखा था, उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी था, इस पे आपने ही डिफाइन कर लिया था, ऐसे तो यहाँ पे करना है, बिल्कुल सेम वही तो है ना। तो हम क्या निकालेंगे, ई, क्योंकि आपको पता है भाई इस फॉर्मूले में इतनी डिजिट है, यहाँ पे हमें फाई डिफाइन करना है, तो हमें इनकी बाकी की वैल्यू को लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा कितना है, डी एस, कोई दिक्कत है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसको नहीं, पहले हम ई की वैल्यू निकाल लेना, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो ये तो हम जानते हैं ना, तो हम लिख देंगे वी नाउ दैट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मीडियम नहीं लिया हमने एयर वैक्यूम लिया है, वरना यहाँ पे के लगाना पड़ेगा। आप मीडियम, अगर मीडियम से बोलेगा तो आप के ले लोगे, यहाँ पे ये हो गया, और क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, अब जैसे मान लो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, और इसे इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। तो क्या कर देंगे हम, ई की वैल्यू को किस में पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, कर देना। चलो करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
अभी की वैल्यू रख दो। क्या था आपके पास? आपके पास ऐसा था ना, D5 था ऐसा, यहां पे आपका E था, दिखा देता हूं, दिखाऊं, देखो देखो ये था ना, ये था ना, तो यहां पे क्या करना है, E की वैल्यू रखनी है और क्या बचेगा आपका DA cos थीटा। चले, चलो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहां पे क्या था अपना, बताओ मुझे, कुछ था? अरे E की वैल्यू तो लगाओगे पहले, फिर आगे क्या था अपना, DA नहीं था और कोस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत, डाउट नहीं ना? मैंने बोला था अगर आपने कोई फॉर्मूला कर रहे हैं उसमें कोई प्रीवियस वाला फॉर्मूला बनता है तो बना देते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखना ध्यान से, खुद सोचो, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर होता है? डी ओमेगा के बराबर नहीं होता, सबसे पहले वही पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था आएंगे ये। तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ मुझे, आप अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करो। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्यू को अलग करके DA cos थीटा यहाँ पे लिख दूं और R स्क्वायर इसके नीचे लिख दूं, तो क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या इसकी वैल्यू डी ओमेगा नहीं होती? होती है, तो क्या इसकी जगह में डी ओमेगा लिख सकता हूं, चूंकि करके आप तो यहाँ पे डाल देना। हिंदी में चूंकि तो बोलते हैं, चूंकि बोलते हैं, चूंकि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां पे डाल देना। तो क्या होता है 1/, देखो क्यू तो ऊपर रह गया हमारा और नीचे क्या हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है हमारा डी ओमेगा। तो और आपको पता है क्या, क्या पता है आपको? आपको पता है गॉस को आदत है टेस्ट करने की, लेने से पहले वो थोड़ी चेक करके देखता है चीज को, फिर उसके बाद लेता है, क्योंकि उसे भरोसा रत्ती भर नहीं है। तो क्या होगा, छोटा लिया उसने, उसे लगा फर्स्ट क्लास से बढ़िया, तो अब क्या करेगा वो, कंप्लीट से, तो कंप्लीट से कर देंगे क्या, हम करेंगे संपूर्ण प्रेस से गुजरने वाला वैल्यू फ्लास्क, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लास्क पासिंग थ्रू द वॉल सरफेस, कंप्लीट सरफेस से ले लेंगे। अब ले, अब कुछ नहीं करना, आपका आर्टिकल प्रूफ होकर आ चुका है। आपको पता है आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो आ जाता है बस समाकलन का साइन आपको लगाना होता है, वो डी को उड़ा देता है, डी को उड़ा देता है, तो क्या होता है डी ओमेगा, ठीक है, डी को उड़ा दिया, अब डी को उड़ा दिया तो डी को उड़ा दिया, मैं सिंपल तरीके से करा रहा हूं, वैसे बुक में ऐसे लिखा होता है साइड में, बिल्कुल अजीब होता है वो, ऐसे करके डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई ऐसे लिखा होता है ना, हमें क्या, हमें तो पता है ओमेगा हटा देगा और फिर ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा ना, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होती है, फिर लगाएंगे तो ठीक रहेगा, तो डी कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 हो गया अपना, और यहाँ पे कितना हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है यहाँ पे ओमेगा बचा है हमारा, अब लगाएंगे, देखो अपने ओमेगा की वैल्यू तो अच्छा लगेगा ना, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आपको पता है ओमेगा इक्वल कितना होता है, 4 पाई होता है ना, लगा दो 4 पाई, आपका ये कुछ जो भी था वो हो चुका है, क्या, 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई, तो आपको पता ऊपर क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बोल रहे थे गॉस भाई साहब, गॉस ने बोला था कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा। आप समझ आ गए, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, आगे चलें, चलें आगे, चलो अब करेंगे इसके यूजेस को। यूजेस बहुत इजी है, यूजेस बहुत इजी है, बस क्या करना क्या है आपको, यूजेस में किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, अभी बताया था मैंने, किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है आपको, ई की, किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, आपको पता है ई की वैल्यू अगर डिफाइन करनी है, फॉर्मूला एक ही यूज कर रहे हैं तो दिक्कत ही खत्म। कौन सा यूज करेंगे हम, D5 वाला है ना, D5 नहीं, वो तो छोटे के लिए यूज करते हैं ये, यस नहीं नो, हम करते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा का यूज, छोटे के लिए आएगा तो डी लगा लेंगे, क्लियर है, तो हम इसको बिल्कुल सेम स्टेप रहेंगे, इसके जितने भी यूजेस है ना बिल्कुल सेम स्टेप। पहले क्या करना है आपको, डायग्राम ये तो आपको पता है, इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर क्या करना है, छोटे से फ्लास्क निकालना है, फिर संपूर्ण से निकालना है, आंसर आपके सामने, सभी यूजेस में बिल्कुल सिंपल सेम ही है, दिक्कत नहीं आएगी। चले
अब चलो देखो, पहले आपको वही लिखना है जो लिखते हो आप, डायग्राम आपके सामने। किसका कर रहे हैं हम? पहले सबसे पहले कर रहे हैं हम अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है जहां पे गॉस होगा वहां पे क्या होगा, एक इमेजिनरी सरफेस होगा, लेकिन सरफेस की कुछ शर्त है, सरफेस की कुछ शर्त है। गॉस की परिमाण आप कैसा भी बना सकते हो, लेकिन इसके यूजेस तुम्हें पता है ना, कोई चीज आती है तो हो सकता है कैसे भी आ गई हो हमारे पास, लेकिन उसका यूज बड़े अच्छे से करते हैं हम। तो यूजेज में सरफेस को अच्छे से लेना ध्यान से। कैसे? आप बताइए कि बाइक का जो कवर होता है, तो आप उसको ट्रेन पे चढ़ा सकते हैं? नहीं ना, नहीं चढ़ा सकते। प्लेन का ट्रेन पे नहीं ना, तो जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा वैसा कवर ही तो चाहिए ना उसे, तो यहाँ पे आपको कवर ही चढ़ाना है। ये सरफेस क्या है? एक कवर ही है, इमेजिनरी सरफेस है तो कवर ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो क्या है उसने बोला है, देखो क्या है उसने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कितना स्ट्रेंथ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई की कोई वायर है हमारे पास, उस पे आपको उसके नियर में निकालना है। मतलब ये था, मैं बना के दिखाता हूं आपको, हो सकता है ऐसे कंफ्यूज होते हो क्योंकि डायरेक्टली डायग्राम होता है तो समझ में नहीं आता, बना के दिखाऊंगा तभी तो समझ आएगा। हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है। क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ तो आ रही है? हमारे पास वायर कैसा है, उसकी लेंथ कितनी है? अनंत, ठीक है ना। इनफाइनाइट है मतलब पता नहीं कितनी लेंथ है उसकी, इनफाइनाइट है वो लेंथ। अब यहां पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब तो समझते हो, जैसे पेंट करते हैं ना हम, पूरी दीवार पे बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा पेंट है कहीं कम है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, एक सा समान यूनिफॉर्म चार्ज है। अब आपको क्या करना है, अब इसकी वजह से आपने क्या पढ़ते हो, आप यही तो पढ़ते हो कि चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स रिलीज होता है पृष्ठ में से। गॉस ने यही तो देखा था कि किसी चार्ज की वजह से किसी सरफेस से कितना चार्ज रिलीज होता है। तो यहां पे हम देखने वाले हैं इसकी वजह से कितना चार्ज रिलीज होगा, तो किससे? सरफेस से। तो सरफेस बनाना पड़ेगा। सरफेस कैसा बनाओगे? जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपको पता है? कैसा है इसका स्ट्रक्चर? सर्कुलर, सर्कुलर है ना, सिलेंडर की तरह, बेलन की तरह है ना। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, तार देखो ऐसे मानो ये वायर है, वायर है ना, ये कैसा है? ये गोल है ना, तो सिलेंडर की तरह है। तो इसका ऊपर हम कवर भी कैसे चढ़ाएंगे? सिलेंडर की चढ़ा दें कवर। तो यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस बनाना है जैसा इसका साइज होगा। तो कौन होता है इसके इसके तरह? सिलेंडर होता है। तो हम सिलेंडर की तरह इस पे इमेजिनरी सरफेस बना देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ। बना दिया इमेजिनरी सरफेस जैसा इसका साइज था। आपको पता है इसके यूजेस में हम ई डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? ई डिफाइन करते हैं। अब आपको पता है ई डिफाइन करने का कौन सा रूल होता है हमारा? याद है? याद है? हमारा चार्ज होता है, चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P होता है और उस पर हम E डिफाइन करते हैं। ऐसे तो होता है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो, क्या ये चार्ज हो गया हमारा, इससे r डिस्टेंस पे क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। इस पे हम E डिफाइन करना है, करना है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे ये रखा हुआ है, ये खुद सोचो, चाहे तो चार्ज इस फॉर्म में लेंथ में, चाहे वो सर्कुलर है, जहां पे भी होगा वो तो फ्लास्क रिलीज ही करेगा ना, छोड़ेगा ही ना। उसके चारों तरफ कुछ भी रखोगे उससे फ्लास्क निकलेगा ही ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे फ्लास्क निकलेगा। जैसे ये फ्लास्क छोड़ेगा तो इससे निकलेगा ना, फ्लास्क निकलेगा। ये फ्लास्क निकलेगा तो हम पहले छोटे क्षेत्रफल से निकाल देंगे, डीए से देख लेंगे कितना निकल रहा है। पहले किससे देखेंगे? डीए से, फिर इस संपूर्ण से देख लेंगे। तो कितने हल्के हैं, पहले डीए से देख लो, फिर कंप्लीट से देख लो, फिर गॉस की पीरियड फाई का मान लगा दो, आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, पहले इंट्रो करना होता है। ध्यान रखना ये लाइन आगे पीछे हो जाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या जो देखा है वही तो लिखते हैं हम। क्या दिखा आपको? आपको दिखा क्या, लेट देयर बी ए स्ट्रेंथ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ।
यहां पे क्या है, एक अनंत लंबाई का एक तार है, अनंत लंबाई का सीधा तार है ना एकदम। अब क्या है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। और आगे क्या है, द लाइनर डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा। आपको पता है, जब मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में, मैंने बोला था डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस के यूजेस जो होंगे वहां पे यूज होती है। तो जब चार्ज लाइनर है तो उसकी लाइनर डेंसिटी भी होगी ना, तो क्या है वो, लैम्डा है। तो इसकी लाइनर डेंसिटी कितनी दिख रही है आपको, लैम्डा। तो हमने बोल दिया भाई इसकी लाइनर डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ये बोला उसने। आगे देखो क्या बोला उसने, लाइनर डेंसिटी हो गई, और देयर इज ए क्या, सिलेंडर, सिलेंडर की तरह है ना, क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी सरफेस। तो सिलेंडर की तरह यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस है, मतलब बेलनाकार इसके पास यहाँ पे इमेजिनरी पृष्ठ है। अब यहां पे हो गया। अब यहां पे क्या है, लेंथ इज एल मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, किसकी लेंथ बताइए, तार की नहीं है, ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ है एल, तो इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और क्या, और आपको पता है यहां से इसकी डिस्टेंस पी की कितनी है, आर। तो आगे क्या लिखा है उसने, यही तो लिखा है, लेंथ हो गई ना एल मीटर। और क्या लिखा है आगे देखो उसने, देयर इज ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर मीटर फ्रॉम द वायर। उसने बोला वायर से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, आर मीटर की है, आर मीटर की ना। फिर उसने लिखा है बस क्या, यहां पे कट गया थोड़ा, वो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देयर इज एन, यहाँ पे क्या है, उसने बोला है कि यहाँ पे पी के अराउंड एक डी स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल लिखा हुआ है, देयर इज ए स्मॉल क्या, स्मॉल एरिया, किसके, उसने लिखा है अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक छोटा क्षेत्रफल है, पी के अराउंड एक छोटा क्षेत्रफल है। तो ये तो आपसे थ्योरी तो लिखनी आती है ना, अब तो लिख दोगे ना, आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, इसको लिखना है। अब आपको पता है कितने स्टेप लेने हैं आपको, शॉर्ट मतलब एक स्मॉल डीए से निकाल दोगे, फिर कंप्लीट से निकाल दोगे, आपका आंसर आपके हाथ में। देखो यहां पे निकालने डीए से, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे दोनों की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, सेम लेते हैं। उसके गॉस की परिमेय में क्या होता है, डायरेक्शन सेम नहीं लेते ना, थीटा लेते हैं। लेकिन जितने भी यूजेस होते हैं डीए की और ई की डायरेक्शन क्या आती है, सेम आती है। जब ई की डीए की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा कितना होगा, 0। निकालें तो क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। यहां पे पहले आप वेक्टर में भी लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर ई इंटू वेक्टर कितना, डी ए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। और थीटा कितना है यहाँ पे आपको पता है, थीटा कितना, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आपको फाइनल क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ये आएगा ना। फिर क्या करोगे आप, कंप्लीट से निकाल दोगे, हैं, कंप्लीट सरफेस से निकाल दोगे। तो कंप्लीट से निकालोगे तो कुछ नहीं करना होता, बस क्या करना होता, दोनों अराउंड। तुमने 2 बार कर लिया ना ये, तो इतना अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि सब एक से हो रहे हैं। पहले डीए से निकाल दो, फिर कंप्लीट से निकाल दो, डीए से निकाल दो, कंप्लीट से निकाल दो, बात खत्म। ये हो गया। आपको पता है ये कैंसिल कर देगा। ये देखो अपना ट्रिक भी ठीक है। उन बच्चों के लिए जिससे समाकलन नहीं आता, समाकलन आता है तो वो समाकलन करें, जिससे समाकलन आता है वो समाकलन करें, और जिससे नहीं आता तो काट दो। सिंपल है ना। हमें निकालना किसका, किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की। तो आपको 5 भी लगाना पड़ेगा ना। देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है भाई यहाँ पे निकालनी है ई की वैल्यू, तो क्या 5 भी लगाना पड़ेगा और ए भी लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 5 तो आपको पता है, गॉस के यूजेज से ले लोगे। 5 कितना होता है, 5 इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है। एरिया, अब बात आती है एरिया की। अब एरिया किसका लोगे, यहाँ पे एरिया, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि एरिया यहाँ पे 2 जगह लेंथ और ये कई जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता है एरिया होता है इमेजिनरी सरफेस का। मैं लिख देता हूं, आप भी ध्यान रखना, क्योंकि हम अंदर भी एरिया यूज करेंगे। तो एक एरिया इमेजिनरी सरफेस का नहीं होता, एक वायर का ले लेते हैं हम, जैसे सर्कल होता है उसका ले लेते हैं। तो एरिया किसका है यहाँ पे, इमेजिनरी सरफेस का। ये तो 5 तो जानते हो, इमेजिनरी सरफेस से निकलने वाला फ्लैश है। ये किससे निकलने वाला, इमेजिनरी सरफेस से निकलने वाला फ्लैश, ये तो आपको पता है ये। अब आगे चलें, यहां तक कोई दिक्कत बताओ मुझे, नहीं ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, यहां तक समझ आ गया। हमारा फाइनल क्या आ गया, हमारा फाइनल
कितना आ गया? नहीं, अरे यही तो आ गया ई ए, ये आ गया ना अपना फाइनल। अब फाइनल ये आ गया तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब 1 बाई 1 करके इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते जाओ। जैसे यहाँ पे फाई कितना होगा, फाई कितना होता है, फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, अभी आपको क्या करना है, ए की वैल्यू और लगानी है, ए की वैल्यू और लगानी है ना। अब 1 बाई 1 करके वैल्यू को पुट करते जाओ, ये लगा दिया। अब ए की वैल्यू कितनी होती है, देखो ए की वैल्यू होती है हमारी क्या, तुम्हें पता है। यहां पे हमारा जो सरफेस है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, सिलेंडर, बेलनाकार, और इसका एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर एल। ए की जगह क्या लगा देंगे हम, 2 पाई आर एल। तो क्या हुआ, क्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ई तो आपको पता है, ई डिफाइन करना है, ई को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड कर लो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, आपको पता है ये मल्टीप्लायर में है तो काय में पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा इसके, तो 2 पाई आर एल और हमारा आ गया ई। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करना है, आगे देखो यहाँ पे हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बता चुका हूं पहले। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। अगर क्यू निकालना है तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना इस तरह से, तो ये एल जाएगा, तो क्यू लैम्डा एल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू के। तो क्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं, लैम्डा एल। तो क्या होगा, लैम्डा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर एल, एल से एल गया। तो हमारा क्या बचा फाइनली, ई को इस साइड लिख दो, इस साइड लिख दो, बात तो किया ना। हमारा बचा ऊपर लैम्डा और नीचे बचा हुआ है हमारा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे लिख दूं ऐसे लिख दूं, बात तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, लेकिन हम लिखते हैं इसको रियल में कैसे हैं फिर बाद में, फाइनली क्या लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आता है लैम्डा और नीचे क्या आता है हमारा आर। हम इस तरह से इसे क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं। बात एक ही है, बात ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना। अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत, समझ तो आ गया। अब क्या है, यहां तक दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखेंगे हम इसको, यहां पे देखो क्या है, अब देखो अब हमें करना क्या है, अब बस हमें देखना है अब हम क्लास को बस इसका एंड करने वाले हैं। बस मैं आपको बताता हूं क्या है। यहां पे देखो क्या है, ये तो कर लिए। अब आप इसी टाइप से इसकी जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है ना, इसको आपको ट्राई करना है। बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा। वही क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, आपको स्मॉल से डिफाइन करना है, डीए से, फिर कंप्लीट से निकाला, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंट किसी में भी नहीं है। इसमें भी देखो ऐसे करोगे, आप इसको लिखोगे, इसका इंट्रो करोगे, फिर उसके बाद देखो डीए से निकाल दोगे, फिर कंप्लीट से निकाल दोगे, फिर आगे चल के क्या करोगे, आपको पता है आगे चल के आपके पास क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। एक मिनट बस, यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या आ जाता है, ये आ जाता है ना, जब पूरा लगा देते हो डीए कंप्लीट से, तो आपके पास आ जाता है फाई इक्वल ई, यही तो बनता है ना बाद में, ऐसे बनता है ना। फिर आप क्या करते हो, फाई की वैल्यू लगा देते हो, ए की वैल्यू लगा देते हो, आपके पास ई की वैल्यू आ जाती है। इसके जितने भी यूजेस हैं बिल्कुल सेम कॉपी है, एक कर लिया तो बाकी सब कर लिए, समझ आ गया। तो ये आपको करने, तो
इसी के साथ हम आज की क्लास को अपनी यहीं पे क्लोज करते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारी जो वीडियो होगी पर डे वो 5, 15, 5, 20 बीच के बीच पर डे आएगी।